आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून। सो आज हम डिस्कस करेंगे गेट इक्विप टू जेई मेंस एंड गेट इक्विप टू जेई एडवांस। उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो हम विंडोज टू जेई मेन वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। एडवांस हो गया है यार, यही बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं एडवांस हो गया है, कुछ बोल रहे हैं नहीं हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो मेंस इज डन, एडवांस इज नॉट। मेंस हो गया सर, एडवांस इज कंप्लीटेड। अब क्या चल क्या रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं एडवांस हो गया है, कुछ बोल रहे हैं नहीं हुआ, कुछ बोल रहे हैं फाउंडेशन बिल्डर इज रिमेनिंग। यस सर, गेट इक्विप टू एडवांस इज डन। एडवांस बाकी है सर इन 25 अप्रैल एंड 7 मई। दीति, तुम कौन से बैच के हो? 25 मई के हो? अच्छा, 25 मई में गेट इक्विप टू जेई एडवांस हो गया है, बट 25 अप्रैल एंड 7 मई में नहीं हुआ है। ट्वेंटी फिफ्थ में एंड 7 अप्रैल में हुआ है क्या गेट इक्विप टू जेई एडवांस? 7 मई में नहीं हुआ। ओके, प्रॉब्लम तो है। सो बेटर ये है कि हम अभी विंडोज वाला पार्ट कर लेते हैं, गेट इक्विप्ड वाला देखते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ग्रुप पे पूछ लेना तुम लोग, क्योंकि आधे लोगों का हुआ है, आधे का नहीं हुआ है। ठीक है, सो विंडोज टू जेई मेन कर लेते हैं, देन विंडोज टू जेई एडवांस, एंड आफ्टर दैट टाइम बचेगा तो गेट इक्विप्ड पर जाएंगे। तो उसमें जाएगी, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं मीटिंग उस केस में। ठीक है, सो हम विंडोज टू जेई मेन करेंगे पहले, एंड उसके बाद विंडोज टू जेई एडवांस करेंगे। वो दोनों होने के बाद गेट इक्विप्ड पर आते हैं। ठीक है, जिससे कि लाइक किसी का टाइम वेस्ट ना हो। मैथ्स का डाउट लेक्चर है 5 बजे, वेरी गुड। तो तुम लोग ही बोलते हो सर 4 बजे हमारा इधर लेक्चर है, मतलब 4 बजे तक लेक्चर है तो 4 बजे रखो। मैं तो 3:30 रख रहा था। कल भी मैं लेक्चर रख रहा था तो कल भी तुम लोग बोले नहीं सर, नहीं सर हमारा लेक्चर है। मैथ्स वाले सर से बोलो ना थोड़ा बाद में रख लें। मैथ्स वाले सर से रिक्वेस्ट करो कि सर हमारा ऑलरेडी डाउट लेक्चर है केमिस्ट्री का, तुमने बोला नहीं। हमारा लेक्चर तो कल से ही शेड्यूल है ना, तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम्हारा लेक्चर है ऑलरेडी। हाँ तो ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, और क्या है। या तो मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, सर वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते फिर। तो विंडोज टू जेई मेन जो है उसमें स्टार्ट करेंगे। विंडोज टू जेई मेन में बताओ, डाउट्स बताओ किसमें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डाउट है क्या विंडोज टू जेई मेन में? 1 to 10, 1 to 10 के डाउट बताओ सबसे पहले। 1 to 10 के डाउट पहले लेते हैं। ठीक है, 10-10 करके चलते हैं। ओके, अरे अगर सारे कराने गए भाई तो सारे कराने में ही विंडोज टाइम चला जाएगा, जेई मेन कराने में ही सारे क्वेश्चन कैसे करा देंगे? जितना भी अपना टाइम है वो सब जेई मेन कराने में ही चला जाएगा। और जाने ही वाला है, क्योंकि जैसे डाउट पूछ रहे हैं उस हिसाब से तो जाने ही वाला है।
क्वेश्चन नंबर 1 भी कोई बोल रहा है कराने को, 2 ने किसी और ने बोल दिया, 5th क्वेश्चन भी बोला है, 3rd भी बोला है, 4th भी बोला है। वेरी गुड, फिर तो हो ही जाएगा ना यार, जैसे तुम लोग बोल रहे हो उस हिसाब से तो होने ही वाला है पूरा। शॉर्ट में क्या करवाएं? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? सो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 होंगे। Fe2 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। Ti2 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। एंड Cr2 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सॉरी, इसमें n में 4 है। Fe2 पॉजिटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। सो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? Mn2 पॉजिटिव में। ठीक है, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये तो तुम्हें याद ही रखना है, सेकंड वाला तो याद रखना है, जो हमें ऑर्डर है वो पता होना चाहिए। ओके, सो मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कौन होगा? जिसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? यहां पर दिए गए में से इंफ्रारेड का होता है। इतनी जल्दी कैसे निकाला यार? कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। इसका क्या था हमारे पास? Mn का क्या था? 4s2 3d 5 था ना, तो Mn2 पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? 4s0 हो जाएगा। तो वहां से निकाला, थोड़ा दिमाग में इतना तो होना चाहिए अपन को। ओके, 4s0 3d 5, इसका क्या है? Fe2 पॉजिटिव का 4s0 3d 6। तुम बोल रहे फटाफट करा दो, ऐसे टाइम लगता है जब डिटेल पूछने लग जाते हैं, और डिटेल पूछोगे तो टाइम तो जाएगा ही। सारे क्वेश्चन तो मुश्किल ही होते हैं कराने। 4s0 3d2 एंड Cr के केस में क्या है? 4s0 3d4। ठीक है, सो इस टाइप से देख सकते हो कि n क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमने बता ही दिया है। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में इंफ्रारेड होगा, क्योंकि इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम है। तो फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। पहले विंडोज वाला पार्ट कर रहे हैं, देन टाइम रहेगा तो गेट इक्विप्ड पर जाएंगे। पहले विंडोज खत्म कर रहे हैं। Which of the following set of quantum number represents 19th electron of chromium? तो क्रोमियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। दिस इज क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए। ओके, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 19th इलेक्ट्रॉन कौन सा? ये है 19th इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 19th इलेक्ट्रॉन का देखो क्या है? n क्या है? n ऑब्वियसली 4 है। l क्या है? s है ना, तो s के लिए l क्या होता है? 0। ऑब्वियसली m भी 0 होगा। और s की वैल्यू क्या होगी? या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। क्लियर है सभी को? सारे क्वेश्चन कराने वाले भाई हम, जैसा कि एक एक करके डाउट बता रहे थे उस हिसाब से तो सारे क्वेश्चन ही करने वाले थे। ओ यार, सेकंड वाले में रेडियो वेव भी दिया है ना, सॉरी, सेकंड वाले में रेडियो वेव भी दिया है, तो रेडियो वेव आंसर होगा।
ठीक है, सबसे कम उसी का होता है। हाँ, स्क्रीनशॉट मैं सेंड कर दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई डाउट नहीं है ना? चले आगे। नहीं, वेवलेंथ पता होने की जरूरत नहीं है, हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर जो है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई एक ऑर्डर पता रख लो, उससे आ जाएगा। एम जीरो क्यों है? क्योंकि देखो एस है ना, तो एस के लिए एल भी जीरो होता है, एम भी जीरो होता है ना। एस के लिए एम की वैल्यू जीरो ही होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यस, बुकलेट में दिया हुआ है ऑर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले पार्ट में, देख लेना। The ionization potential of hydrogen from ground state to first excited state is, तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हो, तो वो तो बहुत इजी है। फोर्थ वाले में डिफरेंस देखना है ना, तो क्या होता है E2 माइनस E1, क्या होता है हाइड्रोजन का, कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, डायरेक्ट आंसर पता ही होगा सभी को। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास जो है वो 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट्स एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? 1 किलोवोल्ट है, या बोल सकते 1000 वोल्ट है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Q इंटू वी होता है ना। ओके, सो Q इंटू वी होता है। अरे याद रखना यार वो वैल्यू, सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस तो याद ही होगा सभी को, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ने याद रखने को बोला कि नहीं बोला? नोट्स चेक करो यान। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी। Q कितना है? Q ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वाला है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एंड चार्ज कितना है? 1000। सो दिस इज इन जूल। जब इसको तुम किलो सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसको हम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इसमें? काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी होता है। Q पता था, प्रोटॉन है तो उसका हमें चार्ज पता है कितना है, एंड वोल्टेज भी पता है। बट इफ थर्ड एंड फर्स्ट इज देयर देन हाउ टू कैलकुलेट? श्रद्धा, थर्ड एंड फर्स्ट का भी पता है ना डिफरेंस, तो थर्ड एंड फर्स्ट का डिफरेंस भी पता है 12.09। और एनर्जी डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो ना, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी नहीं निकाल सकते तुम, फर्स्ट का नहीं निकाल सकते, तो थर्ड और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस भी आ जाएगा अगर थर्ड और फर्स्ट का एनर्जी पता है तो। क्यू यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यू उस पार्टिकल का चार्ज है जिसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पर वो चार्ज पार्टिकल क्या था? प्रोटॉन था। ओके, सो प्रोटॉन का चार्ज ले लिया, तो यहाँ पर मास की तो जरूरत है ही नहीं, हमें जस्ट क्या देखना है? चार्ज देखना है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम ही है, बस साइन अलग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The presence of 3 unpaired electron in n atoms can be explained by, तो नाइट्रोजन में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ये क्यों है? किसकी वजह से है? ड्यू
टू हंट्स रूल। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है? बिकॉज ऑफ हंट्स रूल। हंट्स रूल ही बोलता है ना कि हमारे पास जब भी किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है ऑर्बिटल में। हंट्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल याद है सभी को? तो वही यूज हुआ है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्रिकेट बॉल जिसका मास कितना है? 0.5 kg है, उसका हमें वेलोसिटी भी दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकालना है तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लैम्बडा इक्वल टू h/mv 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास कितना है 0.5 इंटू वेलोसिटी 100। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, जीरो को ऊपर भी ले लेंगे तो दिस इज 1.32 इंटू 10⁻⁻35। ठीक है, सो ये मीटर में आएगा। आंसर किस में दिया है? मीटर में ही दिया है ना? यस, मीटर में ही दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्वियसली। क्लियर है सभी को? हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला नहीं है भाई, कहाँ पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग यार? हैं? टेस्ट है इस संडे को, तुम्हें ये नहीं पता ये फॉर्मूला किसमें? दिस इज डी ब्रॉगली वाला फॉर्मूला, कभी पढ़ाई कर लिया करो। ये हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला नहीं है। अभी से ये चल रहा है तो आगे जाके क्या होगा? अभी तो स्टार्टिंग है ये। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 5D कितना होता है? रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला ये है, तो 5D के लिए n क्या है? ठीक है, d है तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2 -1, तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। सो नंबर ऑफ रेडियल नोड इज 2। ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, अबे प्लांक, हे भगवान, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट बता दो ना, क्या चल क्या रहे हैं? क्या जरूरत है? ये है हमारे पास, तो यहाँ पर h क्या है? h की यूनिट होगा E का यूनिट डिवाइड बाय न्यू का यूनिट, तो इसका यूनिट हो जाता है जूल सेकंड। जूल इंटू सेकंड होता है इसका यूनिट। इतने बेसिक चीजें नहीं पता तुम लोगों को? लेक्चर अटेंड किया है कि बस टाइम पास ही किया तुम लोगों ने? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके ऑब्वियसली उससे पहले हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमें पता है कि वहां पर एनर्जी डिफरेंस की बात हुई थी। तो प्रेजेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है, तो जो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल है तो उसकी वजह से क्या एनर्जी एमिट होगा, एंड उसी की बात करेंगे हम यहाँ पर। अलग अलग ऑर्बिट का यहाँ पर क्या है, अलग अलग एनर्जी है, तो जो फोटोन एमिट होगा या जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो एक तरह से हमें क्या बता रही है? वो हमें एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement does not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? Energy of the electron in orbit is quantized, ये तो आ ही गया ए में, अभी बताया। The electron in the orbit nearest to the nucleus has the lowest energy, this is also right, lowest energy होती है सबसे फर्स्ट वाले ऑर्बिट में। Electron revolves in different orbits around nucleus, this is also right. The position and velocity of electron of the orbit cannot be determined, wrong है लास्ट वाला। डी जो है
वो रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि वो डी में हाइजेनबर्ग वाला था, ठीक है। वो बोर ने नहीं बोला था, वो किसने बोला था? हाइजेनबर्ग ने बोला था। ओके, सो डी ऑप्शन जो है वो हाइजेनबर्ग वाला है, ना कि बोर वाला। बाकी सभी बोर के थे, ए बी बोर का है, बट डी ऑप्शन किसका है? हाइजेनबर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इनटू सेट क्वांटम नंबर। तो देखो किस में जाता है, एनर्जी की बात करेंगे, है ना। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो उसके लिए n प्लस एल निकालेंगे। तो n प्लस एल जो है वो फर्स्ट वाले में कितना आएगा? 5 प्लस 0 कितना हो गया? 5। और दूसरे का n प्लस एल क्या है? 3 प्लस 2, वो भी 5 है। तो देखो दोनों का n प्लस एल सेम आ रहा है, तो जब n प्लस एल सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है? जिसका n कम हो। ओके, जब n प्लस एल सेम होता है तो किसे देखते हैं हम? n को देखते हैं। तो लोअर n किसका है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले के केस में हायर n है, और सेकंड वाले के केस में लोअर n है। तो जिसका n लोअर होता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है, ठीक है। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यहाँ पर सेकंड वाले में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर फर्स्ट वाले में जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। n प्लस एल यस एनर्जी बताता है, बट जब n प्लस एल सेम होता है तो जिसका लोअर n है उसका एनर्जी भी कम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, बुक तो यार बताई होंगी ना यार सर ने असाइनमेंट भी ग्रुप पर सेंड किए, बुक भी सेंड किए, फिर भी जबरदस्ती चैट में लेके जा रहे हो। सर ने कितनी बुक्स तो ग्रुप पर सेंड किए हैं, असाइनमेंट भी सेंड किए तुम लोगों को। तो देखो ना, एक बार ग्रुप तो खोल के देखा करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, असाइनमेंट डिस्कस नहीं होंगे, असाइनमेंट ग्रुप पर ही पूछो। लोग बाकी लोग भी पूछ ही रहे हैं, ग्रुप पर पूछो असाइनमेंट। असाइनमेंट में जो भी डाउट है ग्रुप पर पूछो। काफी लोग अभी तक अपने दिमाग में ये डाले हुए हैं कि सारे क्वेश्चन सर बता देंगे और हमें याद हो जाएंगे, हमारा मतलब उन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा अगर तुमने खुद से सॉल्व नहीं किया है तो। ओके, और अगर खुद से सॉल्व किया होता तो डाउट्स बहुत कम आते। मैक्सिमम लोग डाउट्स सारे के सारे डाउट्स पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने खुद से सॉल्व ही नहीं किया है। तो जस्ट वो सॉल्यूशन देख के मतलब अपना जीवन सफल नहीं बना लेंगे। ओके, सॉल्यूशन देख के कुछ नहीं होने वाला। ये बोर्ड्स एग्जाम नहीं है कि भाई सॉल्यूशन देख लिया हो गया तुम्हारा काम। आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। रिजल्ट देख ही रहे होंगे, अभी लास्ट टेस्ट जो हुआ है उसमें मोल कॉन्सेप्ट में अपना भविष्य पता चल गया होगा तुमको। तो जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। पहले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जाता है, मतलब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है, उसके बाद हायर वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल? देखो सी ऑप्शन जो है वो परमिसेबल नहीं है, क्यों? बिकॉज एन अगर 4 है तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? 0 से, याद है एल कहां से कहां तक जाता था? एल जाता था 0 से n-1 तक, याद आया? तो 0 से 3 तक ही जा सकता है एल, लेकिन सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन में एल की वैल्यू हो गई है 4, तो ऑब्वियसली वो परमिसेबल नहीं है। 13th वाला, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? तो कितने ऑर्बिटल्स के लिए रहेगा? तो याद रखना, देखो यहां पर कितना सेट दिया है हमें, एन, एल और एम का एक सेट दिया हुआ है। तो n3 है तो यहां से थर्ड ऑर्बिट पता चला। L2 है तो ये यहां से क्या पता चला? L2 किसके लिए होता है? D के लिए, तो ये 3D है, ठीक है। तो यहां से पता चल गया हमें 3D सबसेल, इतने वाले पार्ट से सबसेल पता चलता है, ठीक है। और अभी सबसेल में देखो
हमारे पास 5 ऑर्बिटल होंगे। इस सब सेल में क्या होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। m की वैल्यू 5 हो सकती है, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ऐसे 5 और हमारे पास m की वैल्यू होंगी या 5 ऑर्बिटल होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें m इक्वल टू +2 वाला चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, सो याद रखना, एक कोई सेट जब हमें दिया जाता है n, l और m का, n, l, m का एक सेट कोई हमें दे दिया है, ये देखो एक सेट है, ठीक है, n, l, m का, तो ये एक ही ऑर्बिटल के बारे में बताता है, एक से दो के मतलब एक से ज्यादा के बारे में नहीं बताता। n, l, m का कोई भी एक सेट दे दिया तो एक ऑर्बिटल बताएगा, ना कि एक से ज्यादा ऑर्बिटल। सो एक ही ऑर्बिटल हमारे पास 3D का एक ऑर्बिटल बता रहा है। ठीक है, n से पता चला थर्ड ऑर्बिट, n से थर्ड ऑर्बिट पता चला, l से 3D सबसेल पता चल गया, और 3D सबसेल के बाद यहां से एक ऑर्बिटल पता चल गया। ओके, सो लास्ट वाला ऑब्वियसली सी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं हो रही है, ऑर्बिटल की बात हो रही है। ठीक है, 13th क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही थी, ऑर्बिटल की बात हो रही थी कि ऑर्बिटल कितने हैं। नाउ 14th वाला, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px। नोडल प्लेन मतलब एंगुलर नोड, तो नोडल प्लेन कितने होते हैं? एक ही होता है ना p में। कौन सा है वो नोडल प्लेन? कौन सा दिया? px दिया है ना, तो नोडल प्लेन एक है, वो क्या है? yz। ठीक है, वन नोडल प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 15, in the Bohr orbit of in Bohr series of line of hydrogen spectrum, the third line from red end corresponds to which of the following inter-orbit transition jump? अच्छा, inter-orbit jumps। अच्छा देखो, रेड लाइट जो है वो 3 से 2 वाली जो है वो रेड है। ठीक है, 3 से 2 वाली जो लाइन है वो क्या है? रेड है, ये पता होना चाहिए। मतलब वैसे भी विजिबल रीजन किसका होता है? बोर ये बामर वाली सीरीज का ही होता है। तो 3 से 2 वाली जो है वो रेड है। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई। सो 3 से 2 की फर्स्ट लाइन हो गई, और वो कौन सी लाइन की बात कर रहा है? वो थर्ड लाइन की बात कर रहा है इधर से। ओके, सो 3 से 2 फर्स्ट लाइन है, 4 से 2 सेकंड लाइन होगी। हाँ, इस ये वाला याद रखना था तुम्हें, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो 4 से 2 सेकंड लाइन, 5 से 2 थर्ड लाइन। ठीक है, तो रेड एंड से थर्ड लाइन पूछा, और थर्ड लाइन क्या है? 5 से 2 वाली है। क्वेश्चन नंबर 16, मास कितना दिया है? 10 मिलीग्राम। ऑब्वियसली इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सॉरी केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये ग्राम में आ गया, बट केजी में चाहिए होता है हमें मास, तो ये हमारे पास केजी में मास आ गया। एंड वेलोसिटी कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकेंड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलवा रहा है, तो जैसे थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही कर लेंगे। लैम्बडा इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई mv। m यहाँ पर अभी क्या हो गया? 10⁻⁻5 हो गया, इंटू 100, सो 10⁻⁻3 नीचे बचा, तो दिस इज 6.62 इंटू 10⁻⁻31। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं। -5 आएगा ना, 10 इंटू 10⁻⁻6 है, तो क्या हुआ? 10⁻⁻5 ही हुआ। केजी में लिया ना, मिली ऐसा यूनिट यूज किया है। लैम्बडा का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है ना, तो वेट का भी ऐसा यूनिट आना चाहिए। Now question number 17. According to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit, angular momentum ऑर्बिट में क्या होता है? nh/2 पाई होता है।
तो फिफ्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, n क्या फिफ्थ ऑर्बिट का 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5h/2π। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का क्या होता है, nh/2π होता है, ये बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास हमें पता है ऑब्वियसली, एंड वेलोसिटी भी पता है, एंड इट वाज एक्यूरेट अप टू 0.001%। तो देखो यहाँ पर v जो है वो कितना है, 300 का कितना परसेंट है, 0.001% है। तो कितना है ये, दिस इज 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये डेल्टा वी आ गया, दिस इज डेल्टा वी। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm होता है। सो डेल्टा एक्स यहां से क्या होगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा h/4πm, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑब्वियसली इक्वल भी ले सकते हैं, इंटू डेल्टा वी। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और डेल्टा वी कितना है 3 इंटू 10⁻⁻3। तो कितना आएगा सॉल्व करके, डेल्टा वी कितना था, 0.001% था ना, 0.001% कितना हो जाएगा 300 का, वही हो जाएगा। तो देखो ये कितना आएगा 6.62, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं वैसे तो, मतलब अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। देखो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल दूंगा ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, और ये 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 ही ले लेना, देन ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे देखो क्या आएगा, 9 इंटू 3 27, और 27 इंटू 2 क्या हो गया 54। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/54 इंटू पावर में देखो क्या चला जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे 10⁻34 ही है ना, ऊपर भी 10⁻34 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, 1/54 के अराउंड हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा मीटर में। सो अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा, यस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। करेक्ट वन यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। Now question number 19. So which of the following set A of quantum number is correctly for electron in 4f orbital? So देखो 4f orbital जो है उसका n क्या होगा, 4 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा f है तो f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। अब m की वैल्यू क्या होगी, -3 से +3 के बीच में रही होगी कुछ इसकी, ठीक है। और s जो है वो क्या होगा, या तो +½ होगा या -½ होगा, ठीक है। कौन सा मैच नहीं कर रहा, देखो ये होना चाहिए अपने पास, तो इसे मैचिंग कौन सा नहीं है, ऑब्वियसली बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, वहां पर n 4 है और l को भी 4 लिया हुआ है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। So in which of the following orbital diagram are both Pauli's exclusion principle and Hund's multiplicity principle are violated? तो देखो
पॉली वाला भी वायलेट होना चाहिए और हंट्स वाला भी। तो पॉली वाला वायलेट कब होगा? जब एक ऑर्बिटल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन सेम स्पिन के होंगे। ओके, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, उसमें ये दोनों चीजें वायलेट हो रही हैं। देखो, उन्होंने सेम स्पिन के कर लिया, लेकिन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर वायलेट हो गया पॉली। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है? पेयरिंग हम तभी करते हैं जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? खाली है। ओके, ये खाली है, तो इसकी वजह से क्या है? हंट्स रूल जो है वो वायलेट हो रहा है। तो इसकी वजह से हंट्स रूल वायलेट हो रहा है, और इस वाले की वजह से पॉली वाला वायलेट हो रहा है। ओके, तो लास्ट ऑप्शन में दोनों चीजें वायलेट हो रही है, पॉली प्रिंसिपल भी वायलेट हो रहा है और हंट्स वाला भी वायलेट हो रहा है। नहीं, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, मास पर करती है। इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड करती है। डेल्टा वी के लिए 0.001% ऑफ 300 क्यों किया? क्योंकि वही दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वही दिया हुआ था, वो एरर दी हुई थी हमें। डेल्टा वी जो है 0.001% ऑफ 300 है। एक्यूरेसी मतलब ऑब्वियसली उस एक्यूरेसी से मतलब कि उतना एरर है, इनएक्यूरेसी नहीं दी जाती, मतलब उसका एक्चुअली मीनिंग ही वही होता है कि वो तुम्हें डेल्टा दिया हुआ है कि इतना एरर सकता है। एक्यूरेसी इतनी कम थोड़ी रहेगी, एक्यूरेसी तो ज्यादा रहेगी ना यार, ज्यादा एक्यूरेट किया होगा ना। ये एक्चुअली इनएक्यूरेसी है, देखा जाए तो ये क्या है? इनएक्यूरेसी। नंबर 21 में, imagine an atom made up of a proton and hypothetical particle of the double the mass of electron but having the same charge as the electron. Apply the Bohr atomic model and consider all possible transition of this hypothetical particle to the first excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आ रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट तक आ रहा है। The largest wavelength photon that will be emitted, लार्जेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? जिससे सबसे कम एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? ऑब्वियसली 3 से 2 वाली लाइन का सबसे कम एनर्जी होगा। एंड में उसको सेकंड ऑर्बिट में आना, हायर ऑर्बिट से। हायर ऑर्बिट से जंप करते हुए कहां पर आ रहा है? सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। और जब ये आ रहा है तो बोल रहा है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ फोटोन जो है उसका वेवलेंथ लैम्बडा है। लार्जेस्ट वेवलेंथ फोटोन मतलब मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी किसका होगा? 3 से 2 का होगा। सो 3 से 2 वाले का हमें लैम्बडा निकालना है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब जेड की तो हम बात कर ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल केस आ गया, इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। लेकिन देखो आर चेंज हो गया जी। आर क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं दिया, यहाँ पर प्रोटॉन के साथ एक कोई हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो दिया जिसका मास डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो है ना, उसमें एक्चुअली मास आता था। रिडबर्ग कांस्टेंट इस केस में चेंज हो जाएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट में मास आता था। एक्चुअली रिडबर्ग कांस्टेंट अगर तुम देखोगे तो वो ये था, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट मास पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर तुम मास को डबल करोगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट जो है अपने पास ये होता है, इसकी वैल्यू एंड में 1.1 इंटू 10⁷ आ जाती है। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कैसे चेंज होगा? वो तो फिक्स है ना यार। कोई दूसरा पार्टिकल अगर आता है, कोई दूसरा पार्टिकल अगर आता है तो चेंज होगा। ओके,
वहां कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल आया जिसका चार्ज अलग है तो चेंज हो जाएगा। बस अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है तो थोड़ी थोड़ी चेंज होगा। तो क्या है यहाँ पर फिर, तो यहाँ पर देखो मास डबल है ना, यहाँ पर m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डबल है, तो ऑब्वियसली r की वैल्यू भी क्या आएगी, डबल आएगी। ओके, तो अभी जो r है वो पहले का क्या हो गया, 2r हो गया। पहले जो भी r की वैल्यू थी उसका बड़ी डबल वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे क्योंकि मास डबल है तो r की वैल्यू भी डबल होगी। तो क्या हो गया ये, दिस इज 2r और बाद वाला पार्ट क्या है, दिस इज 5/36। तो लैम्डा क्या आ जाएगा इधर से, लैम्डा यहां से आ जाएगा 18/5r। कैसे पता चला कि 3 से 2 का निकालना, अरे देखो क्या है, उन्होंने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आ रहा है, मतलब सेकंड ऑर्बिट तक आ रहा है, ये तो पता है। अब इसके अलावा सेकंड ऑर्बिट तक आ रहा है तो फिर मिनिमम, उसने बोला मैक्सिमम वेवलेंथ वाले का लैम्डा निकालना है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, जिसका मिनिमम एनर्जी है ना, तो मिनिमम एनर्जी 3 से 2 का ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। which of the following set of quantum number represents the highest energy of an atom। तो एनर्जी के लिए तो यार n+l देखेंगे ना, n+l जो है क्या है, ए ऑप्शन में n+l क्या है, ठीक है, ए ऑप्शन का n+l देखते हैं क्या है। तो ए ऑप्शन का n+l क्या है, 3 + 0 दैट इज 3। बी ऑप्शन का n+l क्या है, 3 + 1 दैट इज 4। सी ऑप्शन का n+l क्या है, 3 + 2 दैट इज 5। डी ऑप्शन का n+l क्या है, 4 + 0 दैट इज 4। तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट एनर्जी वाला निकालना। था हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा, ऑब्वियसली जिसका n+l सबसे ज्यादा है। क्लियर है। Now question number 23, the ionization enthalpy of hydrogen atom is this, the energy required to excite the electron in atom from, अब देखो क्या होता है, एनर्जी जो है it is nothing but minus of ionization energy by n square। ये फॉर्मूला है, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। n+l क्या है, n+l कुछ नहीं, एनर्जी बताता है भाई। n+l जो है वो कुछ नहीं है, दो क्वांटम नंबर का सम है। तो ग्रेटर ऑब्बो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितना ज्यादा n+l का वैल्यू होगा उतना ज्यादा एनर्जी, एंड जितना कम वैल्यू होगा उतना कम एनर्जी। अरे जेड जो है वहां पर प्रोटॉन है ना, एक ही प्रोटॉन है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई निशिन, एक ही प्रोटॉन है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। एंथैल्पी एनर्जी होता है, अभी के लिए एंथैल्पी मतलब एनर्जी। सो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होता है माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बाय n स्क्वायर। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, अब देखो हमें अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी पता चल जाएगा, अभी फर्स्ट ऑर्बिट का और लास्ट ऑर्बिट का। सो फर्स्ट ऑर्बिट का और लास्ट ऑर्बिट का एनर्जी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी पता है तो उनका एनर्जी डिफरेंस भी पता चल जाएगा और वही आंसर होगा। तो क्या आएगा ये, -1.312 into 10⁶ by n square that is 4 minus of -1.132 into 10⁶। ठीक है, सो ये आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस। ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में पता चलेगा पीरियोडिक में, वेट करो। एक तरह से यहाँ पर चार्ज ले सकते हो, अभी के लिए चार्ज समझ लो।
चार्ज या वैलेंसी। Now 24 में in an atom an electron is moving with the speed of 600 मीटर पर सेकेंड with an accuracy। देखो सेम वही चीज आ गई फिर से, with an accuracy, ठीक है, बट वो एक्चुअली इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वी मिलेगा। ओके, फिर से वही सेम चीज यहाँ पर, तो इस टाइप से अगर एक्यूरेसी दे रहा है तो एक्चुअली वो इनएक्यूरेसी की ही बात कर रहा है। ओके, क्योंकि इतना कम एक्यूरेसी नहीं होता है, तो डेल्टा वी क्या होगा, 600 का 0.005%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03, ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। सो डेल्टा वी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का डेल्टा वी हमें पता है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, वही एच अपॉन, तो एच अपॉन 0.003 नहीं होगा, 0.03 होगा, 6 इंटू 0.5 करेंगे ना। यस भास्कर, वो भी एक है फॉर्मूला। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई इंटू मास इंटू डेल्टा वी, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगा। कितना आ जाएगा, ये पहले वाला वही हो गया ना, थोड़ी देर पहले जो किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो जैसे मैं बोल रहा था अप्रोक्सीमेटली ये 2 हो गया, देन ये 2 टाइम्स हो गया, तो 4 हो गया, एंड ये क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻2 है। सो या इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁻3। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, मतलब इसमें क्या आएगा, 1/540 इज आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/540, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। तो क्वेश्चन नंबर 24, देन इसके बाद ऑब्वियसली दिस इज इन मीटर। ट्वेंटी फाइव में क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद प्रोटॉन मूविंग विद दिस। तो लैम्बडा निकालना है, डायरेक्ट डी ब्रॉगली वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो एच क्या है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास। तो मास प्रोटॉन का पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी में लेना है मास। इसके अलावा वेलोसिटी कितना दिया है, 10⁻³ दिया है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स कर देंगे इसको, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। सो कितना आएगा, -24, सो 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 0.4 नैनोमीटर। सो अप्रोक्सीमेटली 0.4 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन याद रखने तीन। क्वेश्चन नंबर 26, the energy required to break 1 mole of Cl bonds in Cl2 is 240 kilojoule
per mole, the longest wavelength of light capable of breaking a single CL/Cl bond. सिंगल CL/Cl बॉन्ड की बात हो रही है, तो ये 240 किलोजूल पर मोल एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि एक मोल Cl2 को बॉन्ड, मतलब एक मोल को बॉन्ड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतना चाहिए। एक मॉलिक्यूल के लिए कितना चाहिए भाई? तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतना चाहिए होगा, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतना चाहिए होगा। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 242 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 जूल पर एटम, सॉरी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें एनर्जी पता है। अब इस एनर्जी, ये एनर्जी कहां से आएगा? ये फोटोन से आएगा। ओके, ये एनर्जी कहां से आएगा? फोटोन से। तो उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा निकाल सकते हैं ना, तो हमें एनर्जी पता चल गया। तो एनर्जी पता है फोटोन का, तो वेवलेंथ आ जाएगा फोटोन का। क्या होगा याद है? एक फॉर्मूला था जिसमें हमें एनर्जी जूल में पता होती थी, तो लैम्बडा निकाल लेते थे। 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय क्या, तो यहां से लैम्बडा आ जाएगा। ओके, लैम्बडा विल बी 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 242 इंटू 10⁻3, सो ये मीटर में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट वही एक और कन्वर्जन करना पड़ेगा, लेंथी होगा। क्या मतलब है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, समझाया? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। एक्चुअली इतनी एनर्जी हम देंगे तो ब्रेक हो जाएगा, बट इससे ज्यादा देंगे तो भी हो जाएगा ना। इतना एनर्जी देने पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बट इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो भी ब्रेक हो जाएगा। तो हमें वो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिस पर ब्रेक हो रहा है। सो नाउ नेक्स्ट वाला है 27। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज 19.6। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वही फॉर्मूला लगा लोगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी से पहले तुम निकालोगे हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। ठीक है, सो हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या आएगा? आयनाइजेशन एनर्जी कितना है? 19.6 इंटू 10⁻⁻18 है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? -19.6 इंटू 10⁻⁻18 हो जाए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी। तो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का इतना है। तो अब देखो, एनर्जी जो है उसमें क्या आता है? Z²/n² आता है ना। तो अगर हमें एक का एनर्जी पता है तो दूसरे का निकाला जा सकता है, याद है? याद है कि नहीं? तो एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आएगा? Z ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव का स्क्वायर बाय N ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इसको Z ऑफ हीलियम पॉजिटिव के स्क्वायर से एंड ऑब्वियसली N ऑफ हीलियम पॉजिटिव के स्क्वायर से। सो क्या आ जाएंगे? 3 का स्क्वायर, और कौन सा ऑर्बिट का निकालना है? लिथियम का फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का निकालना है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का ही निकालना है। और
हीलियम पॉजिटिव का किसका दिया मिला हमें, वो भी फर्स्ट ऑर्बिट का मिला था, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, एनर्जी ऑफ, रेशियो इसलिए लिया बिकॉज जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो गया ना इससे, दैट्स व्हाई हमने रेशियो लिया है। जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है एनर्जी में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे -13.6 या जो भी कांस्टेंट आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाता है, जेड और एन पर ही डिपेंड करता है एनर्जी। तो so this is 9/4 times of energy of helium positive. Okay, means 9/4 कैसे क्लिक हुआ, क्या ये तो पता होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगा लिथियम 2 पॉजिटिव का। जब भी एक का वैल्यू हमें पता हो दूसरे का निकालना हो, रेशियो ले लो। जब भी एक का वैल्यू पता हो दूसरे का निकालना हो, रेशियो ले लो। हीलियम पॉजिटिव से कंपेयर क्यों किया, क्योंकि हीलियम पॉजिटिव का पता था और दूसरे का निकालना था, दैट्स व्हाई हमने कंपेयर किया। जो हीलियम पॉजिटिव की वैल्यू दी उसके टर्म्स में ही आएगा ना दूसरा भी। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम का पता है तुम्हें, हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का पता है, तो लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है ना, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। बट वही देख लो क्या करना है तुम्हें अपने, अगर तू दूसरे तरीके से करना है तो कर लो। नाउ 28 है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 64 वाले का, मतलब जीडी जिसका जेड क्या है 64। तो यहाँ पर मतलब कॉन्फ़िगरेशन सर ने लिखाए भी होंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास 4f4 6s2 एंड 5d1, ये होता है आउटर वाला कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी 4f7 नॉट 4f4, 4f7 6s2 एंड 5d1, ये होता है जीडी का कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना है। 29 a gas absorbs a photon of 355 nanometer and emits it at 2 wavelength। तो एब्जॉर्ब करने वाला जो है उसका वेवलेंथ है, मतलब एब्जॉर्ब वेवलेंथ है 355, और एमिटेड जो है उसमें से ऑब्वियसली इसको मैं लैम्बडा ले लेता हूँ, एमिटेड वालों को λ1 एंड λ2 ले लेता हूँ, 2 फोटोन एमिट किए मान लो। तो λ1 का वैल्यू 680 है, एमिटेड में λ2 है, उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो क्या है, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। सो hc बाय लैम्बडा एब्जॉर्ब किया तो एमिटेड भी टोटल सेम होगा, तो एमिटेड विल बी hc बाय λ1 प्लस hc बाय λ2। तो hc से तो hc कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2 आ जाएगा। तो λ1 हमें ऑलरेडी पता है, तो λ2 अगर निकालना है तो ये हमारे पास आ जाता है λ1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू λ1। ठीक है, एंड दैट विल बी 680 माइनस 355 इंटू 680 इंटू 355। तो ये हमारे पास लैम्बडा आ जाएगा। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उतना एमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अरे यार वेवलेंथ, ध्रुव वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उतना ही एमिट होगा। तो एनर्जी देखो, एच सी बाई लैमडा एब्जॉर्ब हुआ है और एमिट भी उतना ही होगा, तो एच सी बाई लैमडा 1 और एच सी बाई लैमडा 2 दो हमारे पास एनर्जी हो जाएंगी, दोनों का सम कर दिया। नाउ काइनेटिक एनर्जी के लिए सर ने फॉर्मूला बताया होगा, अनसर्टेनिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए फॉर्मूला बताया होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द क्वांटम नंबर n एंड l। तो देखो ए ऑप्शन में क्या है 30 के में, ए ऑप्शन में हमें n दिया है 4 और l दिया है 1। तो 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट और L1 है मतलब p। सो दिस इज 4p सबसेल। ओके, ये हमारे पास क्या है 4p सबसेल है। अच्छा, एक्चुअली उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, हर एक ऑप्शन का हमें क्या निकालना है, n प्लस l निकालना है। सो n प्लस l क्या होगा इसका 5। बी ऑप्शन में क्या है, n हमें दिया है 4 एंड l दिया है 0, तो n प्लस l क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है, n 3 है एंड l जो है वो 2 है, तो n प्लस l क्या आएगा, n प्लस l क्या आएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5। एंड डी ऑप्शन में क्या होगा, n 3 दिया है, l 1 दिया है, तो ऐड करके क्या आएगा 4 आएगा। ओके, सो n प्लस l जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम n प्लस l किसका है, देखो अब देखो b और d दोनों का n प्लस l सेम है 4 4, लेकिन जब n प्लस l सेम होता है तो n को देखा जाता है, जिसका n कम उसका एनर्जी कम, तो d का एनर्जी सबसे कम होगा, तो उससे ज्यादा एनर्जी b का। अब इसके बाद देखो a एंड c दोनों का n प्लस l सेम है, तो वहां पर n प्लस l सेम है, तो n किसका कम है, c का n कम है, दैट्स वाई उसका एनर्जी कम होगा। तो हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा, जिसका n प्लस l कम उसका एनर्जी कम। ओके, एक्चुअली थोड़ा उल्टा ले लिया, 29 में उल्टा ले लिया हमने, यस उल्टा होगा। वो 1/λ2 आया था वो जो हमने लिखा था, तो ये हो जाएगा λ2 इंटू लैमडा डिवाइड बाय λ2 माइनस लैमडा, दिस विल बी द करेक्ट वन। मतलब कि λ2 क्या होगा, λ2 तो निकालना ना, ठीक है ये आएगा। सो λ1 कितना है 680 इंटू 335 डिवाइड बाय 680 माइनस 355, ठीक है ये है एग्जैक्टली। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 31, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए कार ऑफ मास 1000 kg and velocity 36 किलोमीटर पर आवर. तो इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो. 6 पॉइंट मतलब h अपॉन mv, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास कितना है 1000 kg है, एंड वेलोसिटी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर. तो ऑब्वियसली इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, दैट्स व्हाई 5/18 लिया. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये नीचे हो गया 5 into 2 10. So 6.62 into 10⁻⁻38 हो जाएगा. ओके ऑब्वियसली मीटर में है आंसर. एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. So the maximum number of electrons in an atom that can have the quantum number. तो देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया है n is equal to 5 and ml is equal to +1. तो ml is equal to +1 का मतलब क्या है m+1 है. ml मतलब क्या m, तो m की वैल्यू +1 है. अब देखो फिफ्थ ऑर्बिट में कितने का m+1 होगा. अब फिफ्थ ऑर्बिट हमारे पास क्या है 5s है, वहां पर तो m का वैल्यू जो है 0 रहेगा. ठीक है, 5s के लिए m का वैल्यू 0 रहता है. इसके अलावा 5p 5d 5f एंड 5g. ठीक है, ये हमारे पास 4 सबसेल और होंगे. हर सबसेल में एक एक ऑर्बिटल होगा m का. ठीक है, ईच ऑफ देम हैज 1 ऑर्बिटल with ml equal to या m equal to +1. तो सभी में एक एक ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो गए. तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 into 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हमारे पास इस क्वांटम नंबर के साथ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. इसके अलावा दूसरे में क्या है, दूसरा तो सेट है. अगर हमें एन एल एम एस का सेट दिया जाए तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन बताता है. ओके, ईच सेट ऑफ एम एल सॉरी एन एल एम एंड एस गिव यूनिक इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा वो. ओके, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, एक से बारे के बारे एक में नहीं बताता. 5G क्यों लिया, क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट में 5G भी रहता है भाई. फिफ्थ ऑर्बिट में 5 सबसेल होंगे ना, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 सबसेल होंगे. नहीं होंगे, क्या बात कर रहे हो. जितना ऑर्बिट नंबर है उसमें उतने ही नंबर ऑफ सबसेल होते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल होगा एस, सेकंड ऑर्बिट में एस एंड पी 2 सबसेल, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल एसपीडी, फोर्थ में एसपीडीएफ, फिफ्थ में एसपीडीएफजी, सिक्स्थ ऑर्बिट में 6 सबसेल होंगे एसपीडीएफजीएचआई जीएच. ओके, और तो हमारे पास इस टाइप से 31st में कौन सा फॉर्मूला लगा भाई, डी ब्रोगली वाला फॉर्मूला लगा. डी ब्रोगली का फॉर्मूला लगा, मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया. तो 32nd के फर्स्ट वाले में हमारे पास 4 डी ब्रोगली वाला h/4 पाई नहीं होता है, h/mv होता है.
सो यहाँ पर फिफ्थ सब सेल में 5 फिफ्थ ऑर्बिटल में 5 सब सेल आएंगी, उनमें से 4 सब सेल में एक एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका m का वैल्यू +1 है। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, तो 4 ऑर्बिटल मिल गए और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। Now question number 33. The wave number of the first emission line in the Balmer series. Wave number मतलब न्यू बार, that is 1 by lambda. So क्या होगा? Balmer series के फर्स्ट लाइन का r into 1 square 1/1 square minus 1/2 square. तो ये क्या आ जाएगा? This is 3/4r. Okay. Now 34. हाँ 34 का आंसर बी, 32nd का आंसर बी होगा, 8 and 1. Now 34. In an atom, how many orbitals will have the quantum number n equal to 3? थोड़ी देर पहले ही बताया, एक सेट दिया है ना, n l m का एक सेट दे दिया है ना, तो क्या होगा? ये यूनिक इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी यूनिक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, 1 ऑर्बिटल, ये एक ही ऑर्बिटल देगा हमें, एक सेट एक ऑर्बिटल देता है। नाउ यहाँ पर हमें एनर्जी दे दिया है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 to 2. तो देखो हमें अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है। तो 31st में एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट का कितना है? -2.178 into 10⁻⁻18। ये सेकेंड ऑर्बिट का हो जाएगा, डिवाइड बाय ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 करेंगे तो। और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या है? ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होगा, दोनों एनर्जी जूल में है ये। तो डेल्टा ई ऑब्वियसली E2 - E1 होगा। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए 2 into 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्बडा के। एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहां से लैम्बडा निकाल लो। ओके, डेल्टा ई आ जाएगा ऑब्वियसली सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35. तो 33 का हमने आई थिंक रॉन्ग किया ना, 33 रॉन्ग कर दिया, सॉरी। क्या निकालना था? बामर का निकालना था ना। हाँ, तो हमने बामर का नहीं, हमने लाइमन का निकाल दिया। सो क्या क्या होगा, सॉरी बामर का क्या होगा, किससे किस में आएगा? बामर का फर्स्ट लाइन 3 से 2 वाला है। ओके, सो ये आएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये? 5r/36। Now question number 36. The energy of an electron in first Bohr orbit of hydrogen atom is -13.6. तो हाइड्रोजन के लिए -13.6 है फर्स्ट ऑर्बिट में। जेड के लिए कितना हो जाएगा, या सॉरी Li2 पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, या Li2 पॉजिटिव का एनर्जी अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, तो Li2 पॉजिटिव का जो एनर्जी होगा -13.6 इंटू Z²। Z² विल बी 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n²। तो कितना हो गया ये? ठीक है, ये हमारे पास आएगा Li2 पॉजिटिव का एनर्जी। अब इनमें से कौन सा मैच कर रहा है वो देख लो। ओके,
अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा ये, ऑब्वियसली -122.5 होगा, वो तो वैसे भी ग्राउंड स्टेट है। n को 2 पुट करके क्या आएगा, -122.4 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा ये, $30.6 आएगा। ऑब्वियसली मैच कर गया ना, n को जब 2 पुट करेंगे तो मैच कर गया, या n को 3 पुट करेंगे तो ये -122.4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड दैट विल बी -13.6 ओनली। तो कौन सा आंसर होगा करेक्ट, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now question number 37. If lambda naught and lambda be the threshold wavelength and wavelength of incident light, the velocity of photoelectron ejected will be, बहुत इजी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी hc by lambda minus hc by lambda naught, ठीक है। सो ये एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, so this is half mv square is equal to hc by lambda माइनस hc by lambda naught। तो यहां से v क्या आएगा, this is 2hc upon m into my lambda upon lambda into lambda, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। नाउ 38 में पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है -kZe² अपॉन r, ये आ जाता है। नाउ z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो गई और k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी किसी ना किसी मीडियम में, ठीक है। k अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या आएगा, इट इज -e² बाय r आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 2r है, ये 2r तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी है ना, 2r इज टोटल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी 1 बाय r होता था, सो -kZ² बाय r, z की वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन एंड k की वैल्यू भी 1 हो जाएगी किसी ना किसी मीडियम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 9 इंटू 10⁹ जो है वो हर जगह नहीं रहेगा ना, के का वैल्यू तो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है किसी मीडियम में के का वैल्यू 1 हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल जिसका मास क्या है 6.63, ठीक है जी, ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में एम तो है ही नहीं ना यार, एम कहां से आया, पोटेंशियल एनर्जी में एम कहां से आ गया, किसी मीडियम के लिए हो रहा होगा 1, तो ये केजी में कन्वर्ट किया मास को, इसके अलावा वेलोसिटी हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा, लैम्बडा इज h बाय mv, तो h क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय m क्या हो गया, मास इज
6.63, वही है, सेम ही है। 6.62 वाले को 6.63 ले लेना अभी, ठीक है, इंटू 10⁻³ एंड ये हमारे पास क्या है 100। सो कितना आएगा ये 10⁻31 और ये -33 हो गया, ठीक है। सो लैम्बडा इज 10⁻³ मीटर। Now question number 40. Ionization energy of gaseous Na atoms is 495.5 kilojoule per mole. So ionization energy है, it is 495.5 किलोजूल पर मोल। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। नाउ द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट कैन आयनाइज ए सोडियम एटम, दैट कैन आयनाइज ए सोडियम एटम, एक सोडियम एटम की बात हो, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले तो हमें एक मोल का एनर्जी दिया है, तो उसे एक एटम का निकालना है। तो एक एटम का क्या होगा, डिवाइड बाय 6 × 10⁻23। सो ये हो गया किलोजूल पर एटम, लेकिन एक किलोजूल में है, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है 10⁻³ आ जाएगा। सो ये एनर्जी आ गया जूल पर एटम में, ओके। तो एक एटम को इतना एनर्जी देना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वो एनर्जी अब आएगा कहां से, वो आएगा लाइट से। तो लाइट की मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी लगेगी, तो देखो E क्या होता है, E होता है h न्यू। E क्या होता है h न्यू, तो न्यू की वैल्यू क्या होगी E डिवाइड बाय h। तो E का वैल्यू क्या है, E का है 495.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। दिस इज वैल्यू ऑफ E डिवाइड बाय h क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा। ओके तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -11 ऊपर जाएगा तो 14 अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। देख लेना जो भी है, मतलब डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। Now question number 41. The correct set of 4 quantum numbers for the valence electron of rubidium atom. So Z37 दिया हमें, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हमें बताना है, ठीक है। Z क्या है 37। तो देखो क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन उसका होता है Z36। क्रिप्टॉन का Z क्या होता है 36। तो उसके बाद हमारे पास ये आएगा 5s1, ठीक है। सो ये हमारे पास होगा आरबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 5। एल की वैल्यू क्या है, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0। एल 0 है, एम भी ऑब्वियसली 0 ही रहता है। एस के लिए एम की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। और एस जो है या तो प्लस हाफ रहेगा या माइनस हाफ होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 41 है।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो एनर्जी क्या होगा, हाइड्रोजन का -13.6 होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, डिवाइड बाय n स्क्वायर होता है किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालना है तो। s के लिए m की वैल्यू 0 ही होती है हमेशा, याद रखनी है। अरे s के लिए l क्या है, 0 होता है ना। m की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, -l से +l तक जाती है। तो l जो है वो 0 है तो क्या है, m भी 0 ही होगा ना। अभी तक याद नहीं हुआ तुम लोगों को ये सब यार। सो -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो देखो n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ऑब्वियसली 13.6 ही होगा, लेकिन 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -13.6/4 दैट इज -3.4। ठीक है, सो एक साइड स्टेट का है तो आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 6। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब 6 n = 6 मतलब 6 पीरियड की बात हो रही है ना। तो 6 पीरियड में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, सबसे पहले 6s में जाता है। अगर पता हो, थोड़ा आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 6s में जाता है, फिर उसके बाद में 6s में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। फिर 5d में जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, और फिर 4f में जाने के बाद वापस वो 6p में आ जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। मतलब क्या होना चाहिए, ns, इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 6 पीरियड में कैसे फिल हो रहा है। तो ns n-1d n-2f एंड ये हो गया np। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किया जा रहा है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। A stream of electron from a heated filament was passed between two charged plates but kept at a distance potential difference of V. If E and M are the charge and mass of an electron respectively, the value of h by lambda is। तो देखो लैम्बडा जो है वो क्या होता है, h/√2m QV होता है कि नहीं होता है, या 2m k होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यहाँ से h बाई लैम्बडा क्या हो जाएगा, h बाई लैम्बडा हो जाएगा √2m k। नाउ k क्या है, k इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, जो कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में क्या होगा, q इंटू वी। अब q जो है वो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज क्या ले लेते हैं हम, e ले लेते हैं ना। तो 2m ev। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ h बाय लैम्बडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। The total number of orbitals associated with the principal quantum number 5, n = 5 है। तो n = 5 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, याद है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर। मीन्स कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। क्लियर है सभी को। सो ये हमारे पास हो गया विंडोज टू जेई मेन। एक मिनट रुको, देख लेते हैं 43 कुछ मिस्टेक कर दिया होगा शायद, हो सकता है।
हाँ यही आएगा। क्या दिया आंसर? देखो एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिया होगा तो, क्योंकि ऑब्बो रूल के हिसाब से ऐसे फिल होना चाहिए, पहले n-2f में जाना चाहिए और फिर n-1d में जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर वाला। लेकिन क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। ऑब्बो के हिसाब से ऐसा फिलिंग होना चाहिए था। ठीक है, पहले ns में, फिर n-2f में, फिर n-1d में और फिर np में। लेकिन एक्सेप्शन हो जाता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन n-d में चला जाता है, पहले d ऑर्बिटल फिल हो जाता है, उसके बाद f फिल होता है। लेकिन d ऑर्बिटल सारे फिल नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अभी फिर आज का लेक्चर यही करते। तुमने तो देखो ना, मैं बोला ना कि सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन डिस्कस करने में उसी में एक ही एक्सरसाइज में सारा टाइम निकल जाता है। 45 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है? n² होता है। किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा? 5² हो जाएगा, मतलब 25। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं यहीं पर। देखते हैं नेक्स्ट डाउट लेक्चर अब लेना है। मोस्टली देखते हैं, अभी तो एक तो पेपर भी डिस्कस करना है तुम लोगों के साथ। राशि यू कैन आस्क। चलो उसको ऐसा करो, व्हाट्सएप पे पूछ लेना ना। राशि व्हाट्सएप पे पूछ लेना। वो तो प्रोबेबिलिटी वाला है ना। प्रोबेबिलिटी वाला क्या होता है? 1s का कैसा आता है? डी वाला राइट है उसमें राशि। प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ है, 1 मिनट, नॉट डी। डी राइट नहीं है, बी राइट होगा। 1s का प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ बी राइट होगा, बी ऑप्शन। ग्राफ से देख लो ना राशि, वो तो अपने पास सर ने भी ग्राफ बनवाए होंगे, बुकलेट में भी ग्राफ है, वहां से पता चल जाएगा। ओके, सो लेक्चर खत्म करते हैं। तुम्हारा एक अभी पेपर डिस्कशन का लेक्चर रखना है, डाउट लेक्चर, बताते हैं कब रखना है।